हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप एलएलबी 3 ईयर के स्टूडेंट हैं तो प्रथम वर्ष में ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है और ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चूँकि हम किसी एलएलबी वाले को यहाँ पढ़ा नहीं रहे हैं, बिकॉज माई इंटरेस्ट इज़ एलएलबी, बट दिस ईयर आई एम अनेबल टू take admission in LLB just because of some other kinds of preparation. बट माई डियर्स, कुछ समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से सीधे सवालात आते हैं। आप करते क्या है एम लक्ष्मीकांत। लेकिन अब जो है थोड़ा गहरा प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। वी हैव 184 पेजेस ऑफ PDF और ये किसी कॉलेज का है, ठीक है, जो मैंने इसको रिसर्च करके प्राप्त किया है, ठीक है। और इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी गई है, इसीलिए मैं इस कंटेंट को प्रेफर कर रहा हूँ। बेसिकली आई एम नॉट कंटेंट क्रिएटर्स, आई एम जस्ट यूट्यूबर, आई एम जस्ट ट्राई टू इंट्रोड्यूस यू विद कंटेंट, ओके। अब किसका कंटेंट है नहीं है, बिकॉज यू नो आई हैव वेरी लेस टाइम, आई हैव लैक ऑफ टाइम एंड आई हैव लॉट ऑफ सब्जेक्ट. Lack of time plus lot of subject, how can I compete with this? Okay, that's why I'm extracting the materials from Google and other Investopedia or Wikipedia, ChatGPT, so many places we have, and I get and I extract the good and the finest material for our study. Okay, so I have this PDF where through which I am going to introduce you with the Constitution of India. मैं भारत के परिचय के बारे में, मतलब भारतीय संविधान के परिचय के बारे में बातचीत करने वाला हूँ। मॉड्यूल 1 वी हैव 184 पेजेज ऑफ PDFs और इसमें चलिए मॉड्यूल 1 में क्या क्या कंप्राइजेज है। सबसे पहले संविधान के परिभाषा को देखेंगे, भाई संविधान वाले, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, किस प्रकार से धीरे धीरे हमारा संविधान जो है बनता है, कहाँ से हमारे संविधान को शक्ति मिलता है, ठीक है, वो तमाम चीज़ें देखेंगे। बेसिकली संविधान को शक्ति तो किससे मिलता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया से, इतना चीज़ याद रखना चाहिए आपको संविधान के बारे में ये पता होना चाहिए, लोकतंत्र के बारे में पता होना चाहिए। संविधान हर तरफ है, लेकिन संविधानवाद है ये निर्भर करता है किसी भी पर्टिकुलर देश पर। संविधान तो हर एक का है। मान लीजिए कोई डिक्टेटर भी है तो वो भी तो कुछ ना कुछ नियम कानून रूल बना करके रखा है, कोडिफाई करके रखा है कि भाई तुम यदि कुछ करोगे तुम्हारा गर्दन काट दिया जाएगा। डिक्टेटर हैं हम, तो संविधान में ही वो मेंशन है। तो संविधान हर जगह आपको मिल सकता है। आपके घरों में भी संविधान हो सकता है कि आपके परिवार के मुखिया कुछ नियम और कानून जो है बना करके रखे हैं, ठीक है। तो संविधानवाद है, कितने लोग आज्ञाकारी हैं उस संविधान के लिए, ये उस पर निर्भर करता है। चलिए उसके बाद देखेंगे संविधान की विशेषता। उसके बाद देखेंगे प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic. लिबर्टी है, इक्वलिटी है, ठीक है, फ्रेटर्निटी है, और फ्रेटर्निटी ही अस्योरिंग करता है डिग्निटी एंड fraternity assuring the dignity and integrity of the nation. This is 26th of November. Do hereby adopt, enact and to give ourselves this constitution. ठीक है, तो इस तरह से प्रियम्बल है, प्रस्तावना है। किसी ने कहा कि ये आइडेंटिटी कार्ड है, तो किसी ने कुछ कहा, ठीक है। जैसे कि आपके नानी पाखी वाला जो कहते हैं, इट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कहा गया है, ठीक है। चलिए अब चलेंगे संविधान क्या है भैया। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ फंडामेंटल लॉ। ये जो है ये मौलिक कानून है। संविधान सबसे बड़ा कानून है।
मौलिक फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड. It pertains to institution. It pertains to the institution of the state and government of that country. Some features of any constitution. किसी भी संविधान के कुछ फीचर होते हैं. Delineates the power and responsibility of the various instrumentalities, judiciary, executive, legislative. तो इनके पावर और इनके जिम्मेदारियों का जो एहसास कराए तो वही तो संविधान है. इम्पोजेज लिमिटेशन अपॉन देम. तो संविधान ही है जो इनके शक्तियों को सीमित करती है. अब जाहिर सी बात है, यदि कोई सरकार आर्बिट्ररी हो जाए, कोई भी सरकार कुछ भी करने लगे, तो उस देश में काहे का संविधान और काहे का संविधानवाद. रेगुलेट द रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड पॉपुलेशन. ठीक है, संविधान ही सरकार और जनता के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है. क्या करता है? तो संविधान और सरकार के भी, अर्थात माफ़ कीजिएगा, कि जनता और राज्य के बीच में, देश के बीच में, सरकार के बीच में जो है वो क्या करता है. स्टेट का अलग अलग मतलब होता है. स्टेट माने क्या होता है? स्टेट माने राज्य भी होता है. ठीक है, स्टेट माने एक देश भी होता है, जैसे कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट. और स्टेट मतलब सरकार भी संबोधित कर सकते हैं. जैसे कि सब्जेक्ट मतलब आपका विषय वस्तु भी हो सकता है. हम कुछ और बोलने वाले थे, वो बिहार वाला. ठीक है, मीन्स. ठीक है, और सब्जेक्ट मतलब आपका जनता से भी है. ठीक है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अब भारतीय संविधान, किसी भी संविधान के बारे में बात किए. अब हम करेंगे अपने भारत, अपने प्यारा भारत, और दिलों जान से ज़्यादा प्यारा भारत, न्यारा भारत, अपना भारत. ठीक है, अपने भारत के संविधान के बारे में हम लोग बात करेंगे. और ये जो है ये सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है. मतलब ये भारत के सुप्रीम अर्थात सर्वोच्च कानून है. इस धरती के सर्वोच्च कानून है इस भारत के. फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री विच रिफ्लेक्ट पीपल्स फेथ एंड एस्पायरेशन. एक मिनट दोस्तों. अब लोगों के फेथ है, लोगों के एस्पायरेशन है, बहुत सारी एस्पायरेशन है. जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है, फ्रेटर्निटी है. ठीक है, और सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, ये सारे जो है ये फेथ है. ठीक है, जस्टिस मिले, ये इनका एस्पायरेशन है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950. लेकिन बहुत सारा जो प्रावधान है तो आपका दिस इज 26 नवंबर 1949. तो 26 नवंबर 1949 को ही कुछ प्रोविज़न जो है वो शुरू हो गए थे. ठीक है, और इसी दिन जो है इस संविधान को अडॉप्ट इनेक्ट किया गया था. ठीक है. At the time of its adoption, the Constitution contained 395. जिस समय यह संविधान बनकर के तैयार हुआ था उस समय 395 जो है वो क्या थे? संविधान के अंदर जो है अनुच्छेद थे, 8 शेड्यूल थे. आज बढ़ कर के 12 हो गए हैं. जैसा कि आपको एंटी डिफेक्शन वाला 10 पता होगा, तो इसको याद करने के लिए भी ट्रिक्स है. टीयर्स का स्पेलिंग मुझे नहीं आ रहा है. हम ओह माय गॉड नहीं बोलेंगे. टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम. तो ये है पंचायती राज, ये है म्यूनसिपैलिटीज, तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. ठीक है, नगर निगम बड़ा. तो और ये है आपका डिफेक्शन लॉ, वही जो नेतवा लोग सब भाग जाता है. तो इसी तरह जो है शेड्यूल 6 देखिए कहाँ पर 1 2 3 4 5 6. तो अदर शेड्यूल एरिया, शेड्यूल्ड एरिया, ये इनवॉल्वमेंट है, ये टेरिटरी है. ठीक है, तो उसी प्रकार से जो है 8 शेड्यूल था, 395 आर्टिकल्स था, और
45,000 जो है शब्द अपने संविधान में था, ठीक है। अबाउट 1,45,000 जो था वर्ड था, 1,45,000, 1,45,000, ठीक है। ये शब्द हमारे संविधान में थे। इट इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड, और ये बहुत ही लंबा कोई राष्ट्रीय संविधान है जिसको कि अडॉप्ट किया गया। एवरी आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिबेटेड बाय द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो संविधान सभा के लोगों द्वारा प्रत्येक एक अनुच्छेद पर जो है डिबेट हुआ भर भर के। हु सेट फॉर 11 सेशन एंड 167 days टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 11 कुल सेशन हुए 11 सेशन हुए और 2 घंटे का मैंने क्लास पहले भी लिया है। आपको यदि विश्वास ना हो तो आप देख सकते हैं कि 7:15 हमारा तो ये टाइम भी शो करता है, सब कुछ शो करता है। चूँकि मेरे पास उतना फुर्सत नहीं है कि हम एडिट करके सब कुछ दे पाएँ, ठीक है। तो 11 सेशन लगा, 167 डे लगा, ठीक है। और जो है ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years and 11 month, मतलब 3 साल में 1 महीना कम, महीना सिर्फ 30 दिन का होना चाहिए, तब 30 का हो या 31 का हो, ठीक है। तो 2 साल 11 महीना जो है कुल लगा 167 दिन जो है 11 सेशन में सारे अनुच्छेद पे वो किया गया, बातचीत की गई। मतलब संविधान सभा जो बैठी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बैठी थी, वो 11 सेशन 167 दिन तक वो चला था। ये मेरा कहने का मतलब है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ऐतिहासिक बैकग्राउंड देखिए भारतीय संविधान के, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर इन ईयर 1949, ठीक है। तो वो तो प्रियम्बल में ही दिया गया है, डू हियर बाय अडॉप्ट इनैक्ट एंड टू गिव आवर सेल्फ, दिस इज 26 नवंबर 1949, तो ये है ही। हाउएवर इट केम इनटू द इफेक्ट ऑन द 26 जनवरी 1950। तो ये फोर्स में जो है, ये जो इफेक्ट में है, ये 1950 में 26 जनवरी के दिन जो है ये आया था। और 26 जनवरी 1929 में क्या हुआ था, ये ज़रा आप हमको कमेंट करके बताइएगा, तो ये आप ही को बताना है। एडिशनल जो भी चीज़ें होंगी वो आपसे हम पूछेंगे। और इसी के उपलक्ष्य में कहा गया कि नहीं भैया 1950 को 26 जनवरी के दिन ही संविधान हम लागू करेंगे। देश आज़ाद हुए 1947 में और संविधान लागू हुआ 1950 में, लेकिन कुछ तदलफ्जी था जिस वजह से जी कुछ प्रोविज़न जो है उस दिन 1949 को भी लागू किया गया। Therefore 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे इन इंडिया। इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन जो है लाल किले पर कौन झंडा फहराती हैं जरा आप बताएंगे, ठीक है। It is adopted by the Constituent Assembly, Dr. B.R. Ambedkar, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। तो बहुत सारे कमेटी बनाए गए थे, जिसमें से कि ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब किसी भी चीज़ को ऐसे होता है ना, मतलब जो ऐसे कंपाइल किया गया PDF, इसको क्या कहेंगे, ड्राफ्ट करना। तो ये ड्राफ्ट जो है ये इन्हीं की कमेटी के द्वारा की गई थी। मतलब सारे नियम कानून जो है सारे सदस्यों के द्वारा बनाए गए। अब मान लीजिए कि एक सब्जी से आपको समझाएं, ठीक है। सब्जी बाज़ार से आया, धोया गया, काटा गया, बनाया गया, हल्दी मसाला लगाया गया, ठीक है। वो सारा कुछ जो है सारे मेंबर लोग मिलकर किए। अब इनकी कमेटी के द्वारा क्या किया गया, उस सब्जी को कैसे सर्व करना है, जो कि मान लीजिए कि होटल में वो सब्जी चलाना है ताकि सारे लोगों को पसंद आए, अच्छा लगे, ठीक है। तो उनके द्वारा क्या किया गया, एक ड्राफ्ट तैयार किया गया कि हाँ भाई इसको ये यहाँ चीज़ देना चाहिए, ये यहाँ चीज़ देना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ड्राफ्टिंग होता है। सपोज डैट कोई एग्रीमेंट पेपर यदि आप बनाए होंगे किसी भी रेंटल एग्रीमेंट से, तो पहले वो ड्राफ्ट तैयार करता है, ठीक है। ड्राफ्ट तैयार करेगा, उसके बाद जा कर के नोटरी में जो पक्की करवाएगा और उसमें जब स्टाम्प लग जाएगा, स्टैम्प, सरकार को रेवेन्यू जब भरा जाएगा,
तो वो हो गया पक्की कागज, ठीक है। वाइडली कंसिडर्ड टू बी द आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इनको ज़्यादातर लोगों द्वारा माना जाता है कि ये आर्किटेक्ट थे, मतलब संविधान निर्माता इनको बताया जाता है। आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन ऑफ इंडिया बिकेम द कंटेम्पोररी एंड मॉडर्न रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है। जो यूनियन ऑफ इंडिया था वो कंटेम्प्ररी और मॉडर्न रिपब्लिक ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है। मॉडर्न रिपब्लिक ऑफ, आधुनिक गणतंत्र भारत। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अब देखेंगे हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भारतीय संविधान के। हाउएवर ओरिजिन ऑफ आवर करंट कॉन्स्टिट्यूशन कैन ट्रेस्ड back to the times where British Crown assumed sovereignty over India and the East India Company. Various acts and report passed by the imperial power can be said to have paved way. Some of them are as follow. तो इसका जो ओरिजिन होता है करंट कॉन्स्टिट्यूशन का, ये ट्रेस्ड किया जाता है उस समय से जब ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो भारत पर संप्रभुत्व जो था वो दिखाया जाता था ओवर इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी से, ठीक है। उसके वेरियस एक्ट से, बहुत सारे एक्ट पास होकर के आते थे ना। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया और लास्ट में 1935 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, ठीक है। शुरू से अंत को बता रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1990, वही मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म तो 1909 में आया था ना, और मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड जो है 1935 में। ये तीनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट जो है 1861 में, वहीं से आईपीसी जोड़ा गया था 1892, 1909, ठीक है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आता है 1909 में, और मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो है वो आया था आपके 1990 में। सारा कुछ पढ़ेंगे हम लोग। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, संवैधानिक सभा के बारे में देखिए। 1934 में एम.एन. रॉय फर्स्ट प्रपोज द आइडियाज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो 1934 ईस्वी में ये एम.एन. रॉय साहब के द्वारा पहली दफ़ा प्रपोज किया गया कि भाई हम लोगों को अपना एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलना चाहिए, ठीक है। द डिमांड वाज टेकन अप बाय द कांग्रेस पार्टी इन 1935 एज एन ऑफिशियल डिमांड, ठीक है। तो 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा कहा जाता है कि भाई हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की आवश्यकता है, और ये डिमांड जो है कांग्रेस ने ऑफिशियली 1935 में एक्सेप्ट किया, और वो जो है ऑफिशियली अब डिमांड करने लगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ठीक है। तो पहली मर्तबा 1934 की बात है, कब एम.एन. रॉय जी के द्वारा। फिर कांग्रेस ने इसको अपना डिमांड, मतलब अपने डिमांड के रूप में दिखाना शुरू किया। Under the cabinet mission plan of 1946, election were held for the formation of constituent assembly. तो कैबिनेट मिशन प्लान आया जो, ठीक है, एक क्रिस्प आया था, स्टेफर्ड क्रिप्स और भी लोग थे, उसके साथ 2 लोग और थे, पिथविक और वो क्या नाम था, तेबी क्या था नाम, अलेक्जेंडर, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ राइटिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो संवैधानिक सभा को इसलिए गठन करवाना चाह रहे थे, इसलिए प्रपोज कर रहे थे ताकि भारत का संविधान यहीं लिखा जाए, ये नहीं कि अंग्रेज लिख करके भेज दे और बोले कि यही तुम लोग संविधान मानो, ठीक है। कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अब संविधान सभा के कमिटी के बारे में देखेंगे। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंट्स 8 मेजर कमिटी विच आर मेंशन्ड बिलो, ठीक है। तो संविधान सभा के द्वारा 8 जो है मेजर कमिटी, मतलब बड़ी कमिटी,
कमिटी का गठन किया जाता है, जो कि नीचे दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग यूनियन पावर कमिटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, ड्राफ्टिंग, इसी के चेयरमैन जो थे ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे, ठीक है। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटीज, रूल्स ऑफ द प्रोसीजर कमिटी, स्टेट कमिटी, जवाहरलाल नेहरू स्टीयरिंग कमिटी। तो ये 8 कमिटी जो हैं बनाए गए थे। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, इनिशियली the member was 389. After partition some of the member went to Pakistan, ठीक है। तो शुरुआत में जो थे वो 389 मेंबर थे, लेकिन विभाजन के बाद जो थे कुछ मेंबर जो थे वो पाकिस्तान चले गए। एंड द नंबर कैम डाउन टू 299, और नंबर जो है 299 हो गया। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा was the first temporary chairman of the Constituent Assembly. Later Dr. Rajendra Prasad was elected as the president, ठीक है। तो सचिदानंद सिन्हा के द्वारा जो है सचिदानंद सिन्हा जो थे वो टेम्पररी चेयरमैन थे संविधान सभा के। फिर बाद में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो परमानेंट जो है एक वॉज इलेक्टेड एज, तो राजेंद्र बाबू जो थे वो संविधान सभा के चेयरमैन जो है नियुक्त हुए, इलेक्ट हुए। एंड इट्स वाइस प्रेसिडेंट वाज हरेंद्र कोमर मुखर्जी। हरेंद्र कोमर मुखर्जी जो थे वाइस प्रेसिडेंट बने। BN राव वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, तो ये एडवाइजर बने BN राव, ठीक है, सर BN राव कहेंगे। इन्होंने बर्मा का भी संविधान बनाया है। द असेंबली फर्स्ट मेट ऑन 9th of December 1946, और जो ये असेंबली है ये 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को बैठती है। इट टुक द असेंबली 2 years 11 months 7 days to frame the constitution and estimate the budget of 64 lakh, 64 लाख रुपए खर्च करके 2 साल 11 महीने 7 दिन में ये संविधान बनकर तैयार होता है। और फाइनल डॉक्यूमेंट जो है 22 पार्ट 395 आर्टिकल्स और 8 स्केड्यूल जो है बनकर रेडी होते हैं। द ड्राफ्ट वाज पब्लिश्ड इन जनवरी 1948, और ये जो ड्राफ्ट था ये पब्लिश किया गया 1948 ईस्वी में। एंड द कंट्री पीपल वेर आस्क्ड फॉर द फीडबैक एंड इनपुट विद इन 8 months, और पूरे भारत के लोगों से कहा गया कि आप 8 महीने के भीतर भीतर सजेशन दीजिए कि यदि कुछ बदलाव करना हो, आपके अनुरूप नहीं हो। तो उस समय भाई क्या, उस समय ये सोशल मीडिया का ज़माना था नहीं तो उस समय भी कांग्रेस जनता पार्टी मिलकर के सुझाव देने लगते वहाँ पर, और क्या देने ही लगते। इसको तुरंत ख़त्म कर देंगे गाइस, चिंता करने की बात नहीं है। अभी 23 मिनट हुआ है। बीच बीच में यदि कुछ फैक्चुअल पॉइंट छूटते हैं तो इसके लिए माफ़ी पहले ही चाहेंगे, और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप भी सहयोग करें। हम कुछ जगह गलतियाँ ऐसे करेंगे जो कि आपको पता ना चले, और यदि आपको पता चले तो भी मुझे पता चल जाए कि आप कितने कॉन्शियस हैं अपने स्टडी को लेकर के, आप कितने महान हैं, आप कितने विद्वान हैं, फिर आपको नवाजा जाएगा, ठीक है। द ड्राफ्ट वाज पब्लिश्ड इन जनवरी, मतलब हम बीच बीच में कुछ छोड़ेंगे, ये भी है जो आपको पकड़ना है। खैर चलिए, कुछ नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो है 1948 ईस्वी में अपना जो है ये ड्राफ्ट तैयार करके लोगों को पूछा जाता है कि भाई कोई बदलाव करना है क्या, ठीक है। 8 महीने के भीतर भीतर बता दो, नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू द फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, और ये संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को कहाँ आता है तो फोर्स में आता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड रिसर्च्ड एंड deliberated upon every single article, schedule and the part of constitution। जो यह संविधान सभा थी हर चीज पर गहन बातचीत, लंबी लंबी बातें हुआ करती थी, बहुत सारी बातें हुआ करती थी, ठीक है। सारे मेंबर मिलकर बातचीत करते थे। चलिए अब सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ ही लेंगे कि हमारे संविधान की क्या क्या विशेषता है।
तो हमारा संविधान जो सर्वप्रथम है ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कुछ जगह प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होते हैं, मतलब राष्ट्रपति मुख्य होते हैं। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री को पावर मिला है और हमारे यहाँ राष्ट्रपति जो है नॉमिनल और सेरिमोनियल हेड है। ठीक है, ये सब कुछ करेंगे कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ करके। ठीक है, फेडरल इन स्ट्रक्चर विथ सर्टेन यूनिटरी पावर। ठीक है, हमारा संविधान जो है फेडरल है, मतलब डिसेंट्रलाइज है, मतलब स्टेट को भी पावर शेयर करता है, लेकिन कुछ मामलात में यूनिटरी की तरह भी कार्य करता है, मतलब एकल अधिकार। ठीक है, अब देखिए सब राज्य को मनमानी करने दे दिया जाए तो कोई दक्षिण, कोई उत्तर, कोई पूरब, कोई पश्चिम भागने लगेगा। तो उसको बांधने के लिए जो है एक कहे तो लगाम जो है रखना जरूरी है। तो बड़ा ही अच्छा संविधान है अपना, ये एक लगाम जो है रखा गया है। जब भी कोई दक्षिण, कोई उत्तर, कोई पूरब, कोई पश्चिम करना चाहे तो ये जो केंद्र सरकार है ये जरा लगाम खींच देती है। ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, बहुत सारे सोर्सेस से लिया गया है साहब। जो अच्छी चीज़ें थी वो ली गई थी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि छापा हुआ संविधान है। अरे भाई छापा हुआ नहीं है, बहुत सारे लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया हुआ दवाई लिया गया है। अरे दवाई के मामलात में क्यों नहीं बोलते हो कि छापा हुआ दवाई है, हम नहीं लेंगे? क्यों उम्मीद करते हो कि नहीं भाई पहले सरकारी कर्मचारी को वैक्सीन लगने दो, वो जिंदा रहेगा तब फिर हम लेंगे? तो ऐसी बातें करते हो ना, तो फिर संविधान के मामलात में एक पक्षी कैसे हो जाते हो? यहाँ भी तो बनो। सप्लीमेंटेड बाय द अमेंडमेंट, संशोधन, लॉन्गेस्ट नॉन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर भी है, लेकिन वो वाला सेपरेशन नहीं है जो कि यूएस में है। ठीक है, स्ट्रिक्ट एसओपी नहीं है, मतलब चेक एंड बैलेंसेस है लोगों में, मतलब एक दूसरे को चेक और बैलेंस किया जा सकता है। मान लीजिए कोई जज करप्ट है तो उसके ऊपर पार्लियामेंट्री मोशन चल सकता है। पार्लियामेंट यदि आर्बिट्ररी लॉ बनाता है तो हमारे सुप्रीम कोर्ट को भी ये हक है, ठीक है, कि उसको नल एंड वाइड किया जा सकता है। 13 आर्टिकल देखिएगा जब इसमें पढ़ेंगे हम लोग, 13(1) 2, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब लोगों को वोट देने का अधिकार है। आपको पता होगा 61 1988 मतलब 61 CA मतलब 61वां संविधान संशोधन 1988 में जो है, जो 21 साल की आयु थी वोटिंग राइट्स, वो 18 कर दी गई। ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, ये नहीं कि कोई बिहार का भी नागरिकता लिया बैठा है और कोई भारत की भी नागरिकता ले बैठा है, जैसे कि उधर होता है वेस्टर्न की कंट्रियों में, खास करके यूएस में है ना डुअल सिटीजनशिप। सेकुलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक तो हमेशा पढ़ते ही होंगे। जुडिशियल रिव्यू भी होता है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। आपको पता होगा कि 32 आर्टिकल भी है, द रेमेडीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा, ठीक है। प्रियम्बल, हमारे संविधान में प्रियम्बल भी है, कहते हैं ना मेरे घर में ये है वो है, तो इसी तरह हमारे संविधान में प्रियम्बल भी है, फंडामेंटल राइट्स भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी है, इमरजेंसी प्रोविजन भी है। यदि आप कुछ करेंगे तो राष्ट्रपति महोदय बहुत सारे इमरजेंसी लगा देंगे भाई, विद द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, हर चीज आपको पता चलेगा। इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय तंत्र में, द हेड ऑफ द स्टेट मे बी अ मोनार्क और अ प्रेसिडेंट, बट बोथ ऑफ दीज पोजिशंस आर सेरिमोनियल। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म का विशेषता ही यही है कि हेड जो भी होंगे स्टेट के,
वो या तो कोई मोनार्क हो सकते हैं, मतलब राजा हो सकते हैं, राजा, या फिर कोई राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति जिसको प्रथम नागरिक कहा जाता है। लेकिन दोनों जो पोजीशंस होती हैं इसमें, ये सेरिमोनियल है, ठीक है, एक नॉमिनल है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये संवैधानिक रूप से सबसे उच्च व्यक्ति हो गए, ठीक है, उच्च कहलाते हैं लेकिन इनके पास पावर जो है ये सब कुछ जो है पूछ कर ही करेंगे। द हेड ऑफ द गवर्नमेंट हु इज जनरली कॉल्ड एज द प्राइम मिनिस्टर और प्राइमस इंटरस्पेयर के से प्राइमस इंटरस्पेयर के से जो है एक व्यक्ति को चुना जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा। जब सरकार जो है मेजोरिटी में होती है, मतलब कोई भी पार्टी, तो वो अपने बीच से एक प्रधानमंत्री चुनता है। अब प्रधानमंत्री जो है वो सबसे उनको रियल हेड कहा जाता है, मतलब उनके पास ज़्यादा शक्ति होती है। दस ऑल द रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड इन प्राइम मिनिस्टर्स, ठीक है। तो सारा जो एग्जीक्यूटिव पावर है, तो एग्जीक्यूटिव भी दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है कि एक होता है आपका टेम्पररी एग्जीक्यूटिव, एक होता है परमानेंट। जो ये आपके डीएम, एसडीएम, ये सभी जो होते हैं ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं। और ये 5 साल वाले जो है ये हैं आपके 5 साल वाले, मतलब प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर और ये राष्ट्रपति महोदय लोग जो हैं ये भी एग्जीक्यूटिव हैं। लेजिस्लेटिव मतलब वो हैं जो कि संविधान संसद भवन में बैठते हैं, ठीक है ना। इसमें तो आपको पता ही होगा, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये 3 ऑर्गन है हमारे देश में, ठीक है। तीनों का अलग अलग काम है, टू लेजिस्लेट, टू एग्जीक्यूट। और एक को लॉ एंड ऑर्डर संभालना है, ठीक है। इंडिया चूज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्राइमरली बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर्स वे आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सिस्टम ऑफ इंग्लैंड। जाहिर सी बात है, इंग्लैंड का इस समय रूल हुआ करता था, तो और इंग्लैंड के ही सारे चीज़ जाने जाते थे, किस प्रकार से वहाँ कार्य किया जाता है। बैरोन तेरोन के बारे में तो पता ही होगा, मैग्ना कार्टा वगैरह जो हुआ था, जहाँ से कि संसदीय परंपरा जो है वहाँ पर शुरू हुई और राजा को जो है उसकी शक्तियों को सीमित किया गया, ठीक है। नहीं तो राजा सर्वोसर्वा हुआ करते थे। तो ये लोग भी बड़े ही लड़ाई कटाई किए हैं एक ज़माने में। एक ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी हुआ था 1688 में, शायद उसको ग्लोरियस रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है ना। ये तो वर्ल्ड हिस्ट्री की बात है, चलिए हम लोग यहाँ चलते हैं। इन दिस पार्लियामेंट्री सिस्टम जनरली सुप्रीम एंड द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। और ये लेजिस्लेचर के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेवार होते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसको कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। चलिए अब विशेषता देखेंगे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का। क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो है क्लोज रिलेशन होता है। वहीं यदि हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो स्ट्रिक्ट एसओपी होता है। लेजिस्लेटिव जैसे कि सीनेट है, बड़ा ही मुंह फुला के उधर रहेगा, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। इधर जो ट्रम्पू हैं, ट्रम्प साहब, ये अलग। इधर जो जुडिशरी है, तभी तो एपिस्टिन फाइल जो है खोल दिया ना पोल। एपिस्टिन फाइल यदि वहाँ की यदि न्यायपालिका यदि स्वतंत्र नहीं होती, ठीक है, तो ये एपिस्टिन फाइल नहीं सामने आता, क्योंकि कितने पावरफुल लोग थे भाई साहब। जेफरी एपिस्टिन की जो वो फाइल थी, उसको बचाने के लिए उसमें जो गड़ा मुर्दा था, जो कच्चा चिट्टा था, कितने मजबूत सारे लोगों के थे। Just because of the strict SOPs in US, ये पब्लिकली आ पाया। चलिए छोड़िए जो भी हुआ। The PM and the ministers are elected from the members of parliament। तो प्रधानमंत्री और मिनिस्टर भी जो हैं वो इलेक्ट होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में, मतलब संसद के मेंबर के रूप में, ठीक है। इम्प्लाइंग दैट द एग्जीक्यूटिव इमर्जेज आउट ऑफ द लेजिस्लेचर। और ये आपके एग्जीक्यूटिव जो हैं ये लेजिस्लेचर से ही कोई बाहर निकल कर आते हैं, कोई फौलादी तेवर वाले निकल करके आपके प्रधानमंत्री और तमाम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो बनते हैं। एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ये आपकी बात रही, कैसे लेजिस्लेचर के लिए भाई रिस्पॉन्सिबल है।
The executive is responsible to the legislature. There is a collective responsibility that is each minister responsibility is the responsibility of the whole council. ठीक है, तो प्रत्येक मंत्रियों का जिम्मेदारी होता है कि वो अपनी पूरी मंत्री परिषद की जिम्मेदारी को निभाए. ठीक है. Dual executive, there are two executive, the real executive and the titular executive. The nominal executive is the head of state, जिसको कि प्रेसिडेंट और मोनार्क कहेंगे. ठीक है, जो कि हमारे देश की अभी द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो राष्ट्रपति हैं. तो वो क्या है, तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है. ठीक है. while the real executive is prime minister who is head of the government. Leadership of the prime minister. ठीक है, the leaders ऑफ दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर. तो पूरे लीडर जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं. संसद के जो लीडर होंगे वो प्रधानमंत्री होंगे. जनरली द लीडर ऑफ द पार्टी डेट विंस अ मेजोरिटी इज द लोअर हाउस इज अपॉइंटेड एज पीएम. ठीक है. राज्यसभा में भी एक लीडर होते हैं मेजोरिटी पार्टी के. वो जरा आप कमेंट करके बताइएगा कि वो कौन होते हैं और कौन है अभी वर्तमान में. नो फिक्स टेन्योर, तो प्रधानमंत्री का और सरकार का जो है द टर्म ऑफ गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन इट्स मेजोरिटी सपोर्ट. कब तक सपोर्ट है भाई, ये सुने होंगे ना, एक ये 4 पैर हैं इस कुर्सी के और चारों अलग अलग लोगों के द्वारा सपोर्ट किया गया है. ठीक है, तब कौन खींच ले कहना मुश्किल है और कुर्सी गिर जाए. तो वही हाल है, कोई फिक्स टेन्योर नहीं है. फेडरल इन स्ट्रक्चर्स विथ सर्टेन यूनिटरी फीचर्स. डिसेंट्रलाइज तो है पावर भाई, फेडरल तो है, स्टेट और सेंटर के बीच में जो शक्ति है स्ट्रक्चर जो है वो तो है ही, लेकिन कुछ यूनिटरी फीचर भी है भारत के संविधान का. फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर्स हैव बीन डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स सच एज स्टेट और प्रोविंस. ठीक है, तो राज्य और प्रोविंस के बीच जो है शक्तियों को साझा किया जाता है. इट इज अ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू एकोमोडेट 2 सेट्स ऑफ पॉलिटिक्स, वन एट द सेंटर और नेशनल लेवल्स. 2 सेट्स पॉलिटिक्स के होते हैं, जो एक राष्ट्रीय स्तर के और दूसरे जो है रीजनल और प्रोविंशियल लेवल के, जो कि बहुत सारे लोग आप देखते हैं कि क्षेत्रीय पार्टी हैं, कोई स्टेट पार्टी, कोई नेशनल पार्टी है. नेशनल और स्टेट पार्टी बनने के भी क्राइटेरिया होते हैं, वोटिंग से रिलेटेड है. ठीक है, सीट्स उनको उतने आने चाहिए, एक स्टैंडर्ड मानक है, सब कुछ है दिया हुआ. वो सभी चर्चा करेंगे, एक बार चर्चा यदि करेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा और अपने जो है मेन गोल से जो है वो भटक जाएंगे. ठीक है, तो इंडिया इज अ फेडरल सिस्टम बट विद मोर टिल्ट टुवर्ड अ यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. तो इंडिया जो है फेडरल सिस्टम है, साझेदारी तो होता है, लेकिन जो है यूनिटरी भी इसमें जुड़ा हुआ है, विशेषता जो है यूनिटरी का भी जुड़ा हुआ है. तो इट इज समटाइम कंसिडर्ड एज क्वाज़ी फेडरल सिस्टम एज फीचर्स ऑफ द बोथ अ फेडरल एंड यूनिटरी. मतलब दोनों मिला हुआ है, क्वाज़ी. ठीक है, जैसे कि क्वाज़ी जुडिशियल कहते हैं. ठीक है, मतलब वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी करती है, जुडिशियल वर्क भी करती है. इन यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑल पावर आर वेस्टेड इन सेंटर. तो यूनिटरी सिस्टम में जो सारी शक्तियां हैं वो केंद्र के पास सीमित होती हैं, लेकिन फेडरल सिस्टम में जो है पावर जो है सेंटर और स्टेट के बीच में बढ़ जाता है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड क्वाज़ी फेडरल बिकॉज इट हैज़ अ फ्यूचर ऑफ बोथ federal and unitary types of government. It has been called a unique blend of unitary and federal features by the Supreme Court. तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया कि यह एक यूनिक ब्लेंड है, मिक्सिंग है यूनिटरी और फेडरल का, क्योंकि भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया. ठीक है, तो फेडरल और यूनिटरी दोनों है. ड्राउन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. अब जो हमारा संविधान है वो बहुत सारे अलग अलग जगहों से लिया गया है. सबसे पहले मैनी ऑफ द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर बोरोड फ्रॉम द वेरियस अदर कॉन्स्टिट्यूशन अराउंड द ग्लोब. तो बहुत सारी जो विशेषताएं हैं हमारे संविधान के
तो इंडिया के द्वारा जो है लिया गया है बहुत सारे दुनिया के अलग अलग देशों से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बहुत सारे एग्जाम में आप क्वेश्चन देखेंगे। DPSP कहाँ से आया है, तो आयरलैंड से आया है। और यही लोग पढ़ते नहीं हैं डीपली, तो फिर वो जो है फेंका जाते हैं, ठीक है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, ये जापान से आया है। PEBL प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, ठीक है, ये कहाँ से आया है, जापान से आया है। USSR से क्या आया है, फंडामेंटल ड्यूटीज आया है। आइडियल्स ऑफ जस्टिस आया है। सोशल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल्स इन द प्रियम्बल आया है। US से फंडामेंटल राइट्स आया है। जुडिशियल रिव्यू आया है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आया है। UK से आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आया है। रूल ऑफ लॉ आया है। रिट आया है। फ्रांस से आया है आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो बहुत सारी विशेषताएं जो हैं वो दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं। आपको तो पता ही होगा, 12 से 35, 35 से 51। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े हम। सप्लीमेंटेड बाय अमेंडमेंट, अब जो भी चीज़ है रहा सहा, नहीं कहते हैं कि रहा सहा माफ़ कीजिएगा जाने वक्त, तो उसी तरह रहा सहा जो है वो संशोधन अब पूरा करता है। सप्लीमेंटेड बाय अमेंडमेंट, द अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चेंज टू द नेशन फंडामेंटल लॉ और सुप्रीम लॉ. The procedure of the amendment is the constitution is laid down in the part XX आर्टिकल 368. मतलब संविधान संशोधन करने का एक अलग ही पाठ है. 20 आर्टिकल 368 के तहत जो है संविधान के प्रावधान को जो है किसी भी नियम कानून को अनुच्छेद को जो है संशोधन किया जा सकता है. लेकिन एक स्केड्यूल 9 है, वो डार्क बॉक्स है, उसको संविधान को तो रिजिड और सिंपल मेजॉरिटी से कोई स्पेशल मेजॉरिटी से, इस तरह से भी मेजॉरिटी का भी सिस्टम है. सिंपल मेजॉरिटी में हाफ प्लस वोटिंग, स्पेशल में भी है प्रेजेंट प्लस वोटिंग, तो इस तरह से है बटा हुआ है. अलग अलग वोटिंग के भी सिस्टम है, वो सब भी हम इसमें देखेंगे. द प्रोसीजर्स ऑफ इंश्योर द प्रोसीजर इंश्योर द सेंटिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, तो इसको सेंटिटी को इंश्योर करना है भारत के संविधान का. ठीक है, ये भी प्रोसीजर है. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द वेरियस इन द अमेंडिंग प्रोसेस, वेराइटीज़ इन द अमेंडिंग प्रोसेस. तो जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे वैरायटी जो है इसके संशोधन में हम लोगों को देखने को मिलता है. अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. तो या तो राज्यसभा में या तो लोकसभा में यदि कोई भी संविधान में संशोधन लाना हो तो एक बिल पेश करना पड़ेगा. बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस बाय अ मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस बाय द मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 of the members of the house present and voting. तो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, मैंने कहा ना कि प्रेजेंट प्लस वोटिंग चाहिए और 2/3 चाहिए. ठीक है, 2/3 कितना हुआ, मान लीजिए 543 मेंबर हैं और इसका 2/3 2/3 लाइए तो 18 3 जा तो 181 इंटू 2 181 इंटू 2 तो ये आपका हो गया 362 लोग कुछ चाहिए, 362-63 लोग स्पेशल मेजॉरिटी ये हुआ.
सिंपल मेजोरिटी में हाफ प्लस वोटिंग, 50+1, ठीक है। ऐसे द बिल पास्ड बाय द रिक्वायर्ड मेजोरिटी इज देन प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट हु शैल गिव हिज असेंट टू द बिल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जब बिल पास हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है उनके कंसेंट के लिए, और जब वो साइन कर देते हैं तो वो बिल कानून बन जाता है, ठीक है। इफ़ द अमेंडमेंट सीक टू मेक एनी चेंजेस इन any of the provision mentioned in the provision to the article 368, it must be ratified by the legislature of not less than half of the state, ठीक है। तो जो ये अमेंडमेंट है, seek to make any changes in any provision mentioned in the provision to the article 368, तो कोई भी यदि इस अमेंडमेंट में चाहता है कि कोई बदलाव हो किसी भी प्रोविज़न में, ये भी मेंशन है आर्टिकल 368 में, और इट मस्ट बी रेटिफाइड, और ये जो है कम से कम आधे पूरे देश में जो राज्य हैं उसके आधे राज्य द्वारा उसको रेटिफाइड किया जाना चाहिए। एज ऑफ जनवरी 2020 देयर हैव बीन 104 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन of India. It was first enacted in 1950. तो अब तक जो है 104 जो है संशोधन हो चुका है 2020 तक। अभी तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम सब ये आया तो और बढ़ गया है, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, अब कितना स्वतंत्र है जुडिशरी ये देख लीजिए। जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज द कॉन्सेप्ट दैट जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। जो सरकार की अलग अलग शाखाएं हैं उसमें जुडिशरी को जो है स्वतंत्र रखा गया है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल जज एंड द जुडिशरी एज होल टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज फ्री ऑफ द इन्फ्लुएंस और कंट्रोल बाय द अदर एक्टर, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज इंडिस्पेंसेबल इन डेमोक्रेटिक कंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। Independent judiciary is required to maintain balance between the interest of individual and society, ठीक है। Independence of judiciary is a part of basic structures of Constitution of India। ये बहुत ही आपके 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती मामले में ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आएगा। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये पाकिस्तान के एक पाकिस्तान के जस्टिस थे, सर्वप्रथम के द्वारा ही ये इस्तेमाल किया गया था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर माना एक ऐसी संरचना जो वहाँ तक हो ही हो। मान लीजिए कि एक घर बनाया गया है और घर में चाह रहे हैं कि कुछ रेनोवेशन करें, तो आपको ये पिलर जो है घर का ये नहीं तोड़ना है, इसको छूना भी नहीं है। ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आसान भाषा में समझिए। एडल्ट सफरेज की बात करेंगे, अब जो लोग वोटिंग राइट जो जानते ही हैं। अनदर फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट प्रोवाइड फॉर द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी ऑल मैन एंड women enjoy equal right to vote। दोनों को अधिकार है समान रूप से वोटिंग करें। Each adult man and women above the age of 18 has to right to vote। All registered voters get the opportunity to vote election। SIR में किसका किसका डिलीट हुआ था भाई, वो जरा सा बताइएगा तो हमको। सेकुलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। The Constitution 42nd Amendment 1976 introduced the term secular into the Constitution of the India। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में सेकुलर को ऐड किया गया। The meaning of secular state is that it does not prioritize any one of the रिलीजन्स फॉर कंट्री एंड इट्स पीपल। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में जो है कोई भी एक धर्म को प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है, सर्वधर्म समभाव, ठीक है। सेकुलरिज्म कॉल्स फॉर द डॉक्ट्रिन वेयर ऑल रिलीजन आर गिवन इक्वल स्टेटस रिकॉग्निशन, समान पहचान हो, समान स्टेटस मिले।
support from the state, or it can be defined as doctrine that promotes separation of state from religion. फ्रांस सब में है, एकदम सेपरेट है. SR Bombay case 1994, the Supreme Court upheld the validity of secularism as the basic features of the Constitution. ठीक है. SR Bombay केस 1994 में जो है सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये सेकुलरिज्म का जो वैलिडिटी है ये बेसिक फीचर्स है हमारे संविधान का. जुडिशियल रिव्यू की बारे में बात करेंगे. एनी एक्ट of the ordinary law making bodies which contravenes the provisions of the Constitution must be void, and judiciary act as an organs which possess the power or authority to pronounce such legislative act void. ठीक है. तो आर्टिकल 13 में है ही कि नल और वाइड कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें एक चीज़ और लिखा गया है, एट दैट एक्सटेंट, मतलब जितना दूर तक उस नियम कानून में खराबी होगा उसको ख़त्म किया जा सकता है. हाँ, जाहिर सी बात है, जो बिल बनाया गया है, जो कानून बनाया गया है, यदि आप कुछ मतलब का नहीं रहा, कुछ समझे भी नहीं आएगा कि आगे वाला ख़त्म कर दिए पीछे वाला, तो वो ऐसे भी नल एंड वाइड हो जाएगा. लेकिन ऐसे है क्या, जहाँ तक उसमें खराबी है वहाँ तक जो है उसको ख़त्म किया जा सकता है. The Constitution of India provides an express provisions for the judicial review in shape of Article 13. This power has been conferred on High Court and the Supreme Court of India, which can declare a law unconstitutional if it is inconsistent with any of the provisions of Part 3 of the Constitution. Article 32, right to move to the Supreme Court. आर्टिकल 226 आप जा सकते हैं, आप अपने फंडामेंटल राइट यदि आपको खतरा हो, लेकिन जाहिर सी बात हो वो आर्टिकल 12 के अनुसार यदि कोई स्टेट से खतरा हो, ये नहीं कि आपके साथ कोई प्राइवेट घर में किसी व्यक्ति द्वारा भेदभाव किया जा रहा हो और आप कहें कि मेरा जो है मूल अधिकार है और इसका हनन हो रहा है, हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चल जाएंगे, वो नहीं होगा. स्टेट मतलब स्टेट होने चाहिए. स्टेट का बाकायदा डेफिनेशन है आर्टिकल 12 में, वो हम लोग जब आर्टिकल 12 पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि उसका बेसिकली उसको पहचानने का भी कुछ तरकीब है, जैसे कि उसको यदि सरकार की तरफ से पैसा आ रहा है, ठीक है, जैसे यूनिवर्सिटी सब जो है उसको स्टेट के रूप में माना जाता है. ठीक है. इमरजेंसी प्रोविज़न, अब जो है इमरजेंसी एक बज के 2 मिनट हो गया है. तो आपातकाल के लिए भी प्रोविज़न है देश में कि यदि कोई धरना प्रदर्शन उग्र आंदोलन होने लगा तो इस कंडीशन में जो है इमरजेंसी जो है लगाया जा सकता है. फाइनेंशियल इमरजेंसी भी है, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक लगा नहीं है. और आपको पता होगा 1975 में जो है एक इमरजेंसी लगा है हमारे देश में. और स्टेट इमरजेंसी तो बहुत दफ़ा लगता है, बहुत सारे राज्य में लगते रहता है. ठीक है. इमरजेंसी प्रोविजंस आर कंटेंट इन द पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. देखिए पार्ट 20 में अपना क्या था, 368 अमेंडमेंट से रिलेटेड. पार्ट 18 में क्या है, पार्ट 18 में आपका क्या है, इमरजेंसी से रिलेटेड, जिसमें कि 3 तरह के इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है टू इम्पोज इमरजेंसी रूल इन एनी और ऑल द इंडियन स्टेट, किसी एक राज्य में या फिर पूरे राज्य में, इफ द सिक्योरिटी ऑफ द पार्ट ऑफ ऑल इंडिया इज थ्रेटेन्ड बाय वॉर, युद्ध के कारण, एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहरी आक्रमण के कारण, आर्म्ड रिबेलियन, यदि कोई लोग बंदूक लेकर निकल जाए थू करने के लिए, ये नक्सली लोग टाइप के, तब जो है इमरजेंसी लगाया जा सकता है. नोट द टर्म आर्म रेबेलियन इज इंसर्टेड फ्रॉम 44th अमेंडमेंट. बिफोर दिस टर्म इट वाज नोन एज इंटरनल डिस्टर्बेंस. ठीक है. तो आर्म रेबेलियन पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस था,
लेकिन बाद में समझ लिया गया कि कुछ लोग प्रोटेस्ट में जो है बंदूकें लेकर भी आ सकते हैं। ये 44वें संविधान संशोधन में जो है ये ऐड किया गया आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है सेकुलर ऐड किया गया था। 3 वर्ड ऐड किए गए थे, लेकिन वहाँ पर सेकुलर था, तो सबसे पहले सेकुलर की बातचीत हुई। अब चलेंगे प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे भाई साहब। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो अ प्रियम्बल इज अ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन अ डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन द डॉक्यूमेंट फिलॉसफी, उसके दर्शन के बारे में, उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। उद्देश्य क्या है? जस्टिस देना, इक्वलिटी देना, ठीक है, लिबर्टी देना, फ्रेटर्निटी देना। फिलॉसफी क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और we the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign देना। In a constitution it presents the intention of its framer। तो आप प्रस्तावना पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा कि हमारा संविधान किस प्रकार से है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर क्या देना चाह रहा है, द हिस्ट्री बिहाइंड इट्स क्रिएशन, उसके इतिहास के साथ भी, and core values and principle of the nation। Preamble basically gives the ideas of following things: source of the constitution, so we the people of India; nature of Indian state; statement of objective। nature क्या है भाई, क्या प्रवृत्ति रहने वाली है? तो भाई नहीं पता है, सेकुलर रहने वाला है, सोशलिस्ट रहने वाला है, डेमोक्रेटिक रहने वाला है, सॉवरेनिटी रहने वाली है, संप्रभुत्व, ठीक है। अब स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है? इक्वलिटी रहने वाला है, लिबर्टी रहने वाला है, फ्रेटर्निटी रहने वाला है, इंटीग्रिटी रहने वाला है, ठीक है। ये सारी चीज़ जो है ऑब्जेक्टिव है। सबको जस्टिस मिलेगी, इक्वलिटी मिलेगी, लिबर्टी मिलेगी, लिबर्टी ऑफ थॉट, आइडियाज, एक्सप्रेशन, फेथ एंड बिलीफ, ये सारी चीज़ें। की वर्ड इन द प्रियम्बल, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, इट इंडिकेटेड द अल्टीमेट सॉवरेनिटी, मतलब जो सबसे ज़्यादा पावर है, अल्टीमेट जो सॉवरेन है वो कौन है? तो भारत के लोग हैं। सॉवरेनिटी मीन्स द इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, ठीक है। सॉवरेनिटी मतलब बाहर से हमें कोई दबाव नहीं आ सकता है, मेरा मन होगा सोएंगे सोएंगे, जगेंगे जगेंगे, तो सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट, ठीक है। नॉट बीइंग सब्जेक्ट, अब इसका मतलब ये नहीं है सॉवरेन है बाहर के लिए, ये नहीं कि अब यहाँ के लोग कह रहे हैं कि हम भाई सॉवरेन हैं, हम कुछ भी करेंगे, वो नहीं है। उसी के लिए तो नियम कानून बना है ना। इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, नॉट बीइंग सब्जेक्टेड टू द कंट्रोल ऑफ एनी अदर स्टेट और एक्सटर्नल पावर, तो कोई बाहरी राज्य और देश चाहे और एक्सटर्नल पावर चाहे कि हमारे मामलात में हस्तक्षेप करने का, तो उसको सीधे आउट कर सकते हैं। सॉवरेन, द टर्म मीन्स द इंडियाज हैज इट्स चलिए वो सब हम इतना नहीं पढ़ेंगे। सॉवरेन मतलब ये है संप्रभुत्व, मतलब कोई बाहरी खतरा नहीं, कोई बाहरी प्रेशर नहीं डाल सकता। सोशलिस्ट समाजवाद, तो हमारे यहाँ कैसा सोशलिस्ट है? तो फेबियन है। हमारा सोशलिज्म जो है दोनों मिक्स्ड है, मिक्स्ड सोशलिज्म है। सेकुलर मतलब वही धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक, रिपब्लिक मतलब गणतांत्रिक। इक्वलिटी देख लीजिए, द टर्म इक्वलिटी मीन्स नो सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैज एनी स्पेशल प्रिविलेज, किसी को विशेष अधिकार नहीं मिलेगा। ऑल पीपल्स हैव बीन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द, तो आर्टिकल 14 में भी आपके फंडामेंटल राइट में लिखा गया है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ ये भी लिखा गया है कि महिलाओं बच्चों के लिए भी स्टेट कुछ कर सकता है ताकि उनको इक्वलिटी जो है अचीव हो सके। लिबर्टी क्या है? द टर्म लिबर्टी मीन्स फ्रीडम फ्रॉम द पीपल्स टू चूज देयर वे ऑफ लाइफ, हैव पॉलिटिकल व्यू, बिहेवियर इन सोसाइटी। लिबर्टी डज नॉट मीन फ्रीडम टू डू एनीथिंग। देखिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन देखिए ना आपको, पर्सन, हमारे संविधान सब कुछ देता है, ठीक है, लेकिन वो ले भी देता है, ठीक है।
संविधान सब कुछ दे करके फिर वापस ले लेता है। कैन डू एनीथिंग बट इन द लिमिट सेट बाय द लॉ। फ्रेटर्निटी क्या है? बंधुत्ववाद। द टर्म फ्रेटर्निटी मीन्स द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड and an emotion attachment with the country and all people. Fraternity helps to promote dignity and unity in the nation. अब एक केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये महंत जी थे 1973 ईस्वी में, इनके ऊपर एक सुनवाई हुई। वहीं से जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैम इनटू एग्जिस्टेंस। स्टेट द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल नाउ बी कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पहले तो बेरूवारी यूनियन में कुछ और बोला गया था, लेकिन यहाँ पर कहा गया कि यह जो है संविधान का ही भाग है। ठीक है, तो वही अमेंडमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसी पर बातचीत चल रहा था। तो बाद में बताया गया कि नहीं भाई अमेंडमेंट कर सकते हो, ये भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, जो ऐड करना चाह रहे थे। इधर भी कुछ गेमागेमी हुई थी, तो ये खबरें पिछले साल 2025 में जो थी, कुछ शब्द जो है हटाना चाह रहे थे प्रियम्बल से, तो इस रिलेटेड जो है न्यूज में थी ये मैटर। तो मे भी किसी साल क्वेश्चंस पूछा जा सकता है इससे। द ओवरटर्न द बेरूवारी केसेस वेयर द कोर्ट सेड दैट preamble is key to open the mind of the makers, but it cannot be considered as a part of constitution, therefore it is not enforceable in the court of law. बेरूवारी यूनियन में ही कहा गया था। चलिए सिटीजनशिप देख लेते हैं भाई। अब नागरिकता केकरा केकरा मिलेगा, यही देखना है, यही देखना बाकी रह गया था। सिटीजनशिप सिग्निफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द स्टेट। तो नागरिकता जो है ये एक रिश्ता है इंडिविजुअल्स और राष्ट्र के बीच में। ठीक है, सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड बाय, आप कैसे कैसे सिटीजनशिप ले सकते हैं? बाय बर्थ, बाय डिसेंट, registration, naturalizations, incorporations of territory, terminations, renunciations, acquisitions of another country, deprivations. India has two kinds of people. ये सारा चीज समझाया जाएगा, चिंता मत कीजिए। India has two kinds of people, citizen and alien. ये दूसरे प्लेनेट से आए हुए लोग नहीं हैं, एलियन। तो भारत में दो प्रकार के लोग हैं, एक तो नागरिक है, एक एलियन है, मतलब कि दूसरे राष्ट्र से आए हुए लोग। सिटीजन्स आर फुल मेंबर्स ऑफ द इंडियन स्टेट एंड ओ एलिजेंस टू इट। ठीक है, दे एंजॉय ऑल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, सब कुछ एंजॉय करेंगे भाई साहब। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग द सिटीजनशिप। ठीक है, सिटीजनशिप इज लिस्टेड इन द यूनियन लिस्ट अंडर द, तो तीन तरह के लिस्ट भी हैं, स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। तो यूनियन लिस्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन एंड दस इज अंडर द एग्जीक्यूटिव जुरिस्डिक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट की जुरिस्डिक्शंस में आता है, क्षेत्राधिकार में। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द टर्म सिटीजन्स बट डिटेल्स ऑफ वेरियस कैटेगरीज ऑफ द पर्सन हु आर इंटाइटल्ड टू सिटीजन्स आर गिवन इन द पार्ट 2 आर्टिकल्स 5 to 11। तो अनुच्छेद 5 से 11 पार्ट 2 में जो है सिटीजनशिप से रिलेटेड जानकारी दी गई है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि संविधान जो है डज नॉट डिफाइन द टर्म सिटीजन, तो संविधान में इसको परिभाषित नहीं किया गया है सिटीजन के बारे में, लेकिन इसके बारे में डिटेल्स दिया गया है, बहुत सारे कैटेगरीज बताई गई है कौन जो है सिटीजन्स बन सकता है। तो पार्ट 2 जो है आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक सिटीजनशिप से रिलेटेड है। आर्टिकल 5 में क्या है ये देखेंगे। इट प्रोवाइडेड फॉर द सिटीजनशिप ऑन
commencement of the Constitution, under this citizenship is conferred upon those persons who have their domicile in Indian territories and who was born in Indian territories or whose either parents, मतलब कोई पप्पा मम्मी कोई भी है, born in Indian territories, who has ordinarily been a resident of India for not less than 5 years immediately preceding the commencement of the Constitution. गला भी खराब हो रहा है दोस्तों, तो पार्ट 1 करके छोड़ देते हैं आज, पार्ट 1 करके छोड़ देते हैं, गला भी ठीक नहीं लग रहा है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 ये सब कुछ देखेंगे हम लोग, गला ठीक नहीं लग रहा है, अब नहीं पढ़ा पाएंगे भाई, जो करना स्पष्ट बात। 28-29 पेज तक हम लोग पढ़ लिए हैं पार्ट 1, कल पढ़ा देंगे पूरा और समझा भी देंगे, क्योंकि अभी समझा नहीं पाएंगे, रात के देख रहे हैं 1:15 AM हो चुका है, अब हम भी सोने जा रहे हैं, तो कल के कल देखेंगे हम लोग। पार्ट 1 करके आज छोड़ देते हैं, पार्ट 2 कल देखेंगे।